हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आईएएस पीएससी सॉल्यूशन में। तो देखिए, मैं जेपीएससी के लिए लगातार वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं और जीएस पेपर 2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें झारखंड के इतिहास को पूरे विस्तार पूर्वक डिटेल्स में हम लोग देख रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, मानकी मुंडा शासन व्यवस्था। अभी तक जितनी शासन व्यवस्थाएं हमने पढ़ी, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो उन शासन व्यवस्था को वीडियो सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। वहां से एक एक वीडियो में हम लोग 2 मार्क्स कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग जानेंगे मानकी मुंडा शासन व्यवस्था को पूरे डिटेल्स में, और यहां से आज भी हम लोग 2 मार्क्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि ये मानकी मुंडा शासन व्यवस्था ये कहां से इन्होंने, मानकी मुंडा जो थे, सबसे पहले तो ये कि ये मानकी मुंडा थे कौन। वीडियो में अंतिम तक जरूर रहिएगा, लास्ट तक रहेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी। मानकी और मुंडा पहले भी शासन व्यवस्था में ये शब्द हम लोग देख चुके हैं। तो ये मानकी क्या थे, मुंडा क्या थे, और इनका क्या कार्य था, ठीक है, ग्राम पंचायत में या जो भी शासन व्यवस्था, जिस स्तर पर इनकी शासन व्यवस्था थी उनमें इनका क्या काम था, और क्यों जो है वो मानकी मुंडा शासन व्यवस्था ही इसका नाम दिया गया। तो आपको बता दूं कि इनका जो पहले निवास स्थान था मानकी मुंडा शासन व्यवस्था का, इन्होंने किस क्षेत्र में शासन शुरू किया था, इनका स्वशासन व्यवस्था जो था वो किस क्षेत्र में था, झारखंड के। तो झारखंड के पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, साथ ही सरायकेला खरसावां, इन क्षेत्रों में इनका शासन चल रहा था। देखिए, यह है झारखंड का मैप। मैंने दो मैप यहां पर ऐड कर दिया है। ठीक है, यहां पे झारखंड के डिस्ट्रिक्ट का मैप है। ठीक है, झारखंड के डिस्ट्रिक्ट का मैप है ये। ठीक है, और यहां पे जो है वो डिवीजन का मैप है। इन दोनों को अच्छे से समझेंगे पहले कि इन्होंने मानकी मुंडा स्वशासन व्यवस्था जो था वो कहां पर इन्होंने इनका शासन व्यवस्था चलता था। तो देखिए, यहां पे इस मैप को सबसे पहले देखिएगा, यह है पलामू डिवीजन, यह है नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन, यह है संथाल परगना डिवीजन, यह है साउथ छोटा नागपुर डिवीजन, और यह है कोल्हान डिवीजन। इन्होंने मानकी मुंडा स्वशासन व्यवस्था जो था वो इसी क्षेत्र में, ठीक है, इसी क्षेत्र में इनका स्वशासन व्यवस्था था। देखिए, अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहां पे आप देखिए, यह है सरायकेला खरसावां। ये देखिए मैप में अच्छे से देखिएगा, यह है सरायकेला खरसावां, यह है ईस्ट सिंहभूम, और यह है वेस्ट सिंहभूम। इन क्षेत्रों को अगर मिला दे, ठीक है, इन क्षेत्रों को अगर हम लोग मिला दे, और साथ ही साथ कुछ खूंटी का भी क्षेत्र था इसमें, ठीक है, ऐसे कुछ क्षेत्रों को मिला दे। खूंटी रांची से अभी हाल ही में अलग हुआ है, ठीक है, इतने क्षेत्रों को मिला दे तो इसी को कोल्हान कहा गया। ठीक है, इसी को कोल्हान कहा गया। अभी सभी डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम लोग आगे ज्योग्राफी में जब भूगोल पढ़ेंगे, झारखंड का भूगोल पढ़ेंगे, उसमें हम सभी जिलों के बारे में विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। ठीक है, चिंता नहीं करना है। बस यहाँ पे इसलिए मैप दिखा रहा हूं ताकि और भी अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहां पे इनका शासन व्यवस्था चल रहा था। अब इस क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार का आगमन हो जाता है। ठीक है, मतलब कि ब्रिटिश मतलब अंग्रेज अब आ जाएंगे। अब अंग्रेजों का आगमन चूंकि भारत में भी हो गया था, तो भारत में आने के बाद धीरे धीरे इनका विस्तार जो है झारखंड तक आ गया था, बिहार झारखंड तक हो गया था। तो इस क्षेत्र में ब्रिटिश के आने के पहले तक, जब ब्रिटिश सरकार यहां पर आई, अंग्रेजों का जब यहां पर आगमन हो जाता है, तो इससे आगमन से पहले यहां पर एक राजा थे, मतलब कि पोड़हाट नाम के, ठीक है, याद रखिएगा, पोड़हाट के राजा के द्वारा यहां पर शासन चलाया जाता था। पोड़हाट, याद रखिएगा, पोड़हाट के राजा के द्वारा यहां पर शासन चलाया जाता था। जब ब्रिटिश आए तब ये पोड़हाट के राजा को उनके पद से हटाया, और वहां पे मतलब चीजें जो है वो बिल्कुल बिखर सी गई जब ब्रिटिश आए। इससे पहले प्रश्न आपसे यहां से बनेगा, आपसे पूछा जाएगा कि ब्रिटिश अंग्रेजों के आने से पहले कोल्हान डिवीजन में किनका शासन चल रहा था। तो पोड़हाट के शासक का यहां पे चल रहा था। ठीक है, पोड़हाट के शासक को सिंहभूम का राजा भी कहा जाता था। ठीक है, ये हो राजा थे, मुख्य रूप से ये हो राजा थे। हो जनजाति हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, हो जनजाति, जनजाति के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे
हो जनजाति थे, तो हो राजा पोढ़ाट राजा थे, तो इन्हीं का यहां पर शासन चल रहा था। ठीक है, इनको सॉरी सिंहभूम के राजा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा या ऑप्शन में अगर हो पोढ़ाट का राजा या फिर सिंहभूम का राजा, तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, सिंहभूम का राजा या पोढ़ाट का राजा एक ही है। ठीक है, अब 1821 आते आते तक क्या हुआ, 1821 तक, ठीक है, 1821 का समय था। 1821 में ब्रिटिश सरकार ने सिंहभूम पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, इस क्षेत्र पर, सिंहभूम क्षेत्र पर, यह है ईस्ट सिंहभूम और यह है वेस्ट सिंहभूम। ठीक है, तो इन क्षेत्रों पर 1821 तक अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। ठीक है, 1821 तक सिंहभूम क्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अब जो है पोढ़ाट के राजा जो थे, पोढ़ाट के राजा सिंहभूम क्षेत्र के दक्षिण, सिंहभूम का जो क्षेत्र था ये दक्षिणी जो हिस्सा था, पोढ़ाट के राजा से अंग्रेजों ने छीन लिया। ठीक है, और इसको अपने अधिकार में कर लिया, तो इनके हाथों से पोढ़ाट बिल्कुल चला गया। ठीक है, मतलब कि ये जो क्षेत्र था कोल्हान डिवीजन बिल्कुल चला गया। अब यहां पे चूंकि गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इनका आधिपत्य हो जाता है, तो इसका एक नया नाम उन्होंने दे दिया, अंग्रेजों ने एक नया नाम दे दिया, और वो नया नाम था, कौन से कलर से लिखूं, इसका नाम था कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट। ठीक है, कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट। ठीक है, अंग्रेजों ने इसका नाम दिया कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट, इस क्षेत्र का नाम दे दिया। ब्रिटिश सरकार ने इस क्षेत्र को प्रशासन के लिए काफी उपयुक्त माना और यहां पर एक उपायुक्त को नियुक्त कर दिया। ठीक है, इस क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में एक उपायुक्त को इन्होंने नियुक्त कर दिया, एक उपायुक्त को अंग्रेजों ने इसमें नियुक्त कर दिया। अब जो है कोल्हान प्रशासन इस उपायुक्त के, कोल्हान का जो प्रशासन था इस उपायुक्त के अधीन आ गया। अब ये जो है वो सारा कुछ यहां पर देखेगा। अब नए क्षेत्र के प्रशासन के लिए कैप्टन थॉमस विल्किंसन, इसका नाम याद रखना होगा आपको, कैप्टन थॉमस विल्किंसन। ठीक है, कैप्टन थॉमस विल्किंसन, ये नाम जरूर याद रखिएगा। इनको एजेंट नियुक्त कर दिया अंग्रेजों ने। ठीक है, ये यहां के एजेंट नियुक्त हुए, कोल्हान डिवीजन के ये एजेंट नियुक्त हो गए, और इस क्षेत्र के प्रशासन के लिए इन्होंने एक नया नियम बनाया। ठीक है, इन्होंने एक नया नियम बनाया और इस नए नियम को विल्किंसन रूल कहा गया। ठीक है, इसी इनके द्वारा जो नियम बनाया गया, रूल बनाया गया, इस रूल को विल्किंसन रूल कहा गया था। उम्मीद करता हूं कि इतना जो है वो क्लियर जरूर हो गया होगा। अब क्या होगा, अब थोड़ा सा आगे चलता हूं, एक नया स्लाइड लेता हूं। अब कोल्हान में प्रशासन के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? ठीक है, कोल्हान क्षेत्र में प्रशासन के उद्देश्य क्या क्या थे, यहां पे 4 पॉइंट लिखा हुआ है, मैं इसको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा आप लोग। देखिए यहां पे सबसे पहले तो ये शुरू करने से पहले एक और स्लाइड लेता हूं, ठीक है, और इसमें आपको समझाने का प्रयास करता हूं। हुआ क्या कि मानकी के साथ, पहले यहां पे मानकी थे, ठीक है, तो अभी मानकी समझ में नहीं आएगा, आगे जब चलेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। मानकी के साथ, चूंकि यहाँ पे प्रमुख जो थे ये यही थे, तो मानकी के साथ अंग्रेज अब आ गए थे। ठीक है, अब अंग्रेज भी आ गए थे और पहले से मानकी थे, तो अंग्रेज और मानकी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इकरारनामा। दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, और ये दोनों जो है, ऐसा नहीं है कि अंग्रेज आ गए तो मानकी को पद से हटा दिया, भगा दिया, पूरे क्षेत्र पर खुद कब्जा कर लिया, ऐसा नहीं था। मानकी को भी प्रशासन में हिस्सा दिया गया। ठीक है, इसको भी प्रशासन में रखा गया कि सबसे पहले तो देखिए, मान लिया कि अंग्रेज आ गए और सीधा मानकी को हटा देंगे तो काम बिगड़ जाएगा। ठीक है, अंग्रेजों की मंशा थी कि ज्यादा से ज्यादा हम रेवेन्यू का कलेक्शन कर सके, उनका यही था कि यहां से जितना हो सके हम फायदा ले सके भारत से।
तो वहां का जो प्रमुख होगा सबसे पहले तो उसी को मिलाते थे। तो मानकी को इन्होंने हटाया नहीं, उसको मिलाया, उसके साथ एक इकरारनामा हुआ कि तुम्हारे लोग हैं, अब मैं जो कहता हूं वो तुमको करना होगा। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो है वो 1834-35 ईस्वी में, ठीक है, 1834-35 ईस्वी में एक एग्रीमेंट होता है। अब ये एग्रीमेंट जो है वो किस विषय में था? ब्रिटिश सरकार ने इकरारनामे में कोल्हान क्षेत्र के प्रशासन के लिए मानकी और मुंडा को, ठीक है, अंग्रेजों ने मानकी और मुंडा को कोल्हान क्षेत्र के प्रशासन के लिए, ठीक है, अब चूंकि ये तो अंग्रेज तो थोड़े अनजान थे, तो कोल्हान को बेहतर रूप से जान कौन रहा था? मानकी और मुंडा ही अच्छे से जान रहे थे। तो इसमें प्रशासन को अच्छे ढंग से चलाने के लिए अलग अलग पट्टा दे दिया। ठीक है, इनके लिए मानकी के लिए अलग पट्टा होगा, ठीक है, मानकी के लिए अलग पट्टा और मुंडा के लिए अलग पट्टा, मतलब कि डिवाइड कर दिया कि तुम इस क्षेत्र को देखो और तुम जो है इस क्षेत्र को देखो। ठीक है, मुंडा का अलग सनद पट्टा निर्गत किया गया और हुकनामा के नाम से इसको जाना जाता था। हुकनामा, ठीक है, पट्टा का मतलब समझते होंगे कि एक बड़े भूभाग, बड़े क्षेत्र को मुंडा के हवाले कर दिया गया था। ठीक है, अब बात आती है कि कोल्हान क्षेत्र में प्रशासन का क्या मुख्य उद्देश्य था। अगर अंग्रेज यहां पर आ गए थे, ठीक है, कोल्हान में अगर अंग्रेज इंटर कर गए थे, तो आखिर प्रशासन का उद्देश्य क्या था? सबसे पहले अगर हम लोग चलते हैं तो स्थानीय सरकार को सुरक्षित रखना। स्थानीय सरकार, स्थानीय का मतलब क्या होता है? स्थानीय का मतलब होता है कि वहां के जो निवासी हैं, जैसे हम लोग स्थानीय बनाते हैं, है ना, स्थानीय बनाते हैं कि हम इस क्षेत्र के निवासी हैं, तो वहां का जो परमानेंट है, स्थानीय है, और जो गवर्नमेंट वहां पर चल रही थी, जो सरकार या कहे तो प्रशासन जैसा चल रहा था, उसको सुरक्षित रखना। ठीक है, स्थानीय सरकार को सुरक्षित रखना कोल्हान में प्रशासन का मेन उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य क्या था? दूसरा उद्देश्य था जनता के साथ सरकार का सीधा संबंध रखना। ठीक है, जनता, अब मान लिया कि अगर यहां पे मुंडा और मानकी को हटा देते, अंग्रेज आ गए थे और मुंडा और मानकी को हटा देते, तो जनता के साथ सरकार का सीधा संबंध नहीं हो पाता। अगर उनको हटा देते और कुछ वैसा करते तो वहां पे आंदोलन भी हो सकता था, मारपीट भी हो सकती थी, मतलब कि उथल पुथल उस क्षेत्र में मच जाता। तो इसीलिए उन्होंने मुंडा और मानकी का सहयोग जरूर रखा था। क्यों? क्योंकि जनता के साथ सबसे पहले तो मुंडा और मानकी का संबंध था। ठीक है, तो उस संबंध को बरकरार रखने के लिए जनता के साथ सरकार का सीधा संबंध रखना। तीसरा अगर बात करें तो विवादों का निपटारा ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्रामों में करना। ठीक है, अब विवाद जो भी होंगे, अभी तक जितनी शासन व्यवस्थाएं हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि जो भी विवाद होता था वो गांव में ही उसकी पंचायत बैठक होती थी और उसका निपटारा किया जाता था। गांव से भी ऊपर होता था। अलग अलग शब्दों में हमने देखा कि गांव से ऊपर जो एक तरह से कहें तो अपीलीय न्यायालय, उच्च न्यायालय की तरह होता था, उसको क्या क्या बोलते थे। अगर गांव में नहीं सुलझा तो आगे फिर केस को भेज दिया जाता था। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो है वो गांव में ही ये सुलझाने का प्रयास करते थे किसी भी विवाद को। ठीक है, तो विवादों का निपटारा ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्रामों में करना। चौथा जो इनका उद्देश्य था वो था क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों को प्रवेश नहीं करने देना। ठीक है, बाहरियों को प्रवेश नहीं करने देना, यह मेन इनका उद्देश्य था। अब एक चीज और याद रखना है, इनके कर्तव्यों को थोड़ा बाद में देखेंगे। देखिए, मुंडा को ग्राम के प्रधान और मानकी को पीड़ का प्रधान बनाया जाता है। ठीक है, मुंडा जो था मुंडा की अगर हम लोग बात करें तो ये जो मुंडा था, ठीक है, मुंडा का क्या कार्य था?
मुंडा को ग्राम का प्रधान बनाया गया, मतलब कि ये ग्राम प्रधान था, गांव का प्रधान था। मुंडा ग्राम प्रधान था। जबकि मानकी की अगर बात करें तो मानकी क्या था? मानकी क्या था? मानकी, तो मानकी पीड़ का प्रधान था। अब एक नया शब्द आता है पीड़। ये पीड़ क्या था? पीड़ कहने का मतलब यह हुआ कि कई गांवों को मिला करके जो क्षेत्र बनता था उसको पीड़ कहा जाता था। तो ये मानकी जो था वो पीड़ का प्रधान होता था। ठीक है, ये किसका प्रधान होता था? पीड़ का प्रधान मानकी होता था। जबकि मुंडा जो होता था वो सिर्फ गांव का, ग्राम का प्रधान होता था। अब मुंडा और मानकी, ठीक है, ये मुंडा हो गया और ये मानकी, ये दोनों एक दूसरे के उत्तरदायी होते थे अपने अपने क्षेत्रों में। ठीक है, अपने अपने क्षेत्रों के लिए ये उत्तरदायी होते थे। मुंडा मानकी अपने ग्राम और पीड़ के प्रति जो है वो उत्तरदायी बनाए गए। अब इन्होंने पीड़ का मतलब तो मैंने बता ही दिया। अब इन्होंने क्या किया कि अच्छे से अपने अपने क्षेत्रों का, देखिए मुंडा मान लिया कि कोई विवाद होता था तो किसी विवाद को अगर मुंडा नहीं सुलझा पाता था तो मुंडा उस केस को कहां भेज देता था? मानकी के पास भेज देता था, जो कि पीड़ का प्रधान था, कई ग्रामों का प्रधान था। अब हम लोग सभी के पदों को अच्छे से समझेंगे। मानकी जो था, मानकी लगभग 15 से 20 गांवों के ऊपर होता था। ठीक है, मानकी लगभग 15 से 20 ग्राम, ठीक है, 15 से 20 गांवों के मुंडाओं के ऊपर का पद मानकी का पद होता था। ठीक है, मतलब कि 15 से 20 गांवों के को मिला करके जो क्षेत्र बनता था उस क्षेत्र को पीड़ कहा गया और पीड़ का प्रधान मानकी होता था। अब मानकी एक कहे तो तहसीलदार के माध्यम से मुंडाओं से यह कर भी लेता था, लगान लेता था। ठीक है, यह कर किससे लेता था? मानकी की अगर बात करें तो यह इससे कर लेता था। किससे? मुंडा से। ठीक है, कर, जिसको मालगुजारी भी कहा जाता है। ठीक है, मालगुजारी मतलब कर इसको बोलते हैं, या फिर लगान बोल सकते हैं, कर या लगान। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि मानकी किससे लगान वसूलता है? तो मुंडा से। लेकिन क्या ये डायरेक्ट जाकर के मुंडा से कर लेता था? नहीं, तहसीलदार के माध्यम से। याद रखिएगा कि तहसीलदार के माध्यम से। ये बीच में कौन आ गया? बीच में आ गया तहसीलदार। तहसीलदार, ठीक है, बीच में तहसीलदार आ गया। और ये जो तहसीलदार था, यही तहसीलदार मुंडा से कलेक्शन करता था, कर का, रेवेन्यू का, लगान का, और जाकर के किसके पास जमा करता था? मानकी के पास जमा करता था। जब कोई विवाद मुंडा नहीं सुलझा पाता था तब जो है वो मानकी इसको सुलझाता था, मानकी के पास बढ़ा दिया जाता था। ठीक है, मुंडा को थोड़ा सा देख लेते हैं। मुंडा को अभी जैसा कि बताया मैंने कि ये गांव का प्रधान था, ग्राम का प्रधान होता था। ये जो है प्रशासनिक कार्य भी करता था। ठीक है, प्रशासनिक कार्य कहां का करेगा? अपने गांव का। ठीक है, अपने गांव का प्रशासनिक कार्य, गांव का प्रशासनिक कार्य। सिर्फ प्रशासनिक कार्य ही नहीं करेगा, प्रशासनिक कार्य के अलावा और भी कार्य करेगा, न्यायिक कार्य भी करेगा। ठीक है, न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्य मतलब कि न्याय का काम भी करेगा। अगर वाद विवाद होता है तो उसको ये गांव में सुलझाने का काम करेगा, तो न्यायिक कार्य। लगान लेने का अधिकार भी इसी को था। ठीक है, लगान लेने का अधिकार। ठीक है, लगान लेने का अधिकार इसी के पास था। अब देखिए रिलेशन, लगान जो है ये किससे लेगा? जो किसान है, जो वहां की जनता है, उससे ये कर वसूलेगा, लगान लेगा, और लगान कलेक्शन करके और ये किसको बढ़ा देगा? तहसीलदार को बढ़ा देगा। और तहसीलदार किसको दे देगा? मानकी को जाकर के दे देगा। परती जो जमीन होती थी, परती कहने का मतलब कि जिसपे फसल नहीं होती थी, ठीक है, परती जो जमीन हुआ करता था उसका ये बंदोबस्त भी करता था। ठीक है, परती
जमीन का बंदोबस्त, ठीक है, पड़ती जमीन का बंदोबस्त भी यह मुंडा करता था। ठीक है, तो मुंडा और मानकी को आप समझ गए। अब हम लोग चलते हैं तीन मानकी। तीन मानकी का क्या काम था, यहां पे देखिए दूसरे कलर से इसको लिखता हूं। यह तीन मानकी है। तीन मानकी का क्या कार्य था? तीन मानकियों की एक समिति है। ठीक है, कहने का मतलब कि यहां पे हमने जो मानकी देखा कि 15 से 20 गांव जो होते थे उसको मिलाकर के पीड़ कहा जाता था और पीड़ का प्रधान मानकी होता था। अब ऐसे तीन मानकियों की एक समिति होती थी। ठीक है, जब कोई मामला मानकी अगर नहीं सुलझा पाया तब जाकर के मामला किसके पास ट्रांसफर होगा? तीन मानकी के पास ट्रांसफर होता था। और तीन मानकी जो है समिति बना करके, यही मानकी, ठीक है, ऐसे ऐसे तीन लोग मिलकर के, तीन मानकी मिलकर के उस मामले पर जो भी वाद विवाद है उस पर विचार विमर्श करेंगे और इसके बाद रिजल्ट अपना सुनाएंगे। ठीक है, रिजल्ट सुलझाएंगे। तो ये तीन मानकी का ये काम होता था। ठीक है, तीन मानकी नाम से ही पता चल रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं डाकुआ। अब डाकुआ का क्या काम था, है ना? डाकुआ, डाकुआ मुंडा का सहायक होता था। ठीक है, कलर में ऐसे लिख रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, अलग अलग कलर से लिख रहा हूं। क्या होता था? मुंडा का सहायक होता था। मुंडा का सहायक, ठीक है, मुंडा का सहायक होता था। ये मतलब कि मुंडा के जो भी कार्य थे, मुंडा का जो भी कार्य था, चाहे गांव का प्रशासन हो, न्यायिक कार्य हो, लगान लेना हो, जो भी इसका काम है उसके काम में यह हाथ बटाएगा, मुंडा की मदद करेगा डाकुआ। डाकुआ के द्वारा ही मुंडा गांव वाले को किसी भी बैठक के मामले की जानकारी जो है वो लोगों को देता था। ठीक है, लोगों को सूचित करता था। ठीक है, गांव के बैठक लिख ही देता हूं, गांव के बैठक की जानकारी, ठीक है, गांव के बैठक की जानकारी लोगों को देना, ये डाकुआ का काम था। ठीक है, ये डाकुआ का काम था। अब हम लोग चलते हैं तहसीलदार। तहसीलदार का क्या काम था? ठीक है, तहसीलदार की अगर बात करें तो तहसीलदार का क्या काम था? तहसीलदार मानकी का सहायक होता था, अभी जैसा कि हमने वहां पर लिखा है। ठीक है, तहसीलदार किसका सहायक होता था? ऐसे लिख देता हूं खींच करके, ये तहसीलदार मानकी का सहायक होता था। यहां पे लिख देता हूं मानकी का सहायक। अब हमने ये देखा कि मानकी जो है वो कर किससे वसूल करता था? मुंडा से लेता था, और मुंडा से जो कर होता था वो मानकी तक कौन पहुंचाता था? यही तहसीलदार पहुंचाता था। बस माल गुजारी जो है ये वसूलता था मुंडाओं से, इतना ही इसका काम था तहसीलदार का। इसके बाद एक है दिउरी। ठीक है, दिउरी। दिउरी क्या था? दिउरी की अगर हम लोग बात करें तो दिउरी गांव का सामाजिक जो कार्य होता था या धार्मिक जो कार्य होते थे, त्योहार, पर्व त्योहार, पूजा पाठ, वो करता था। ठीक है, गांव का पूजा पाठ, गांव का पूजा पाठ, ठीक है, गांव का पूजा पाठ, पर्व त्योहार, ये सब जो है दिउरी के हाथों में था। और पूजा पाठ में, पर्व त्योहार में, धर्म से संबंधित अगर किसी ने हस्तक्षेप किया है, दंड का अगर वो अपराधी टाइप का है पूजा पाठ से संबंधित, तो उसको दंड ये दिउरी देता था। ठीक है, उसको दंड ये दिउरी ही देता था। एक और नाम है यात्रा दिउरी। ठीक है, कौन सा कलर लूं इसमें? एक है यात्रा दिउरी। यात्रा दिउरी का क्या काम था? यात्रा दिउरी गांव के देवी देवता का पूजन पाठन करता था। ठीक है, गांव के देवी देवता
ठीक है, गांव के देवी देवता का पूजा पाठ, ठीक है, गांव के देवी देवता का पूजा पाठ जो होता था वो इसी के हाथों में होता था, यात्रा द्विवेदी के हाथ में होता था। अपराध के मामले में द्विवेदी के साथ साथ यात्रा द्विवेदी भी इसके साथ होता था, ठीक है। द्विवेदी और यात्रा द्विवेदी ये दोनों जो है वो मिल करके अगर किसी ने धर्म से संबंधित कोई अपराध किया है तो उसको दंडित करते थे और विचार विमर्श करते थे, ठीक है। तब जाकर के मुंडा उसको दंडित करेगा, विचार विमर्श यही लोग करेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। उम्मीद करता हूं कि इतना जो पूरा का पूरा एक मैप टाइप का बन गया है ये आपके माइंड में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं, पीडीएफ में टेलीग्राम में दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इतना, अब आगे चलते हैं। मानकी के अधिकार एवं कर्तव्य, ठीक है। मानकी जो था, मानकी हमने देखा कि 15 से 20 गांवों का मालिक, एक तरह से कहें प्रधान, ये मानकी था, ठीक है। मुंडा के ऊपर था ये मानकी। अब मानकी का क्या अधिकार था, ठीक है, मानकी का क्या अधिकार था और उसका क्या कर्तव्य था, ये हम लोग समझने वाले हैं। मानकी जो होता था, एक शब्द याद रखिएगा, ठीक है, मानकी जो था वो ओहदा मारूसी है, ओहदा मारूसी। ओहदा शब्द ऐसे ऐसे हैं कि समझ में नहीं आएगा, आप लोग कभी वैसे शब्दों को सुने भी नहीं होंगे। ओहदा मारूसी, ओहदा मारूसी कहने का मतलब यह हुआ, ओहदा का मतलब होता है पद, मतलब कि मानकी जो पद है। मारूसी कहने का मतलब यह हुआ कि देखिए जो पहले का जमीन जायदाद होता था, एक तरह से कहे तो बुजुर्गों का परंपरागत पहले से जो जमीन हमारा आते रह रहा है, संपत्ति जो है उसी को कहा जाता था मारूसी, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो इसका ये मालिक होता था, प्रधान होता था, कौन? मानकी, ठीक है। गांव के 15-20 गांव का ये प्रधान होता था। इसके अलावा अगर बात करें कि चलो अगर मानकी की मृत्यु हो जाती है तो फिर मानकी बनेगा कौन, है ना। मानकी की अगर मृत्यु हो जाती है तो फिर मानकी कौन बनेगा? क्या मानकी को नियुक्त किया जाता था? उसमें देखा जाता था कि गांव में कौन, या मुंडाओं में से नियुक्त कर दिया जाता था कि मुंडा जो भी बेहतर कार्य अगर अपने गांव में कर रहा है तो उसको मानकी बना दो? क्या ऐसा होता था? नहीं, ऐसा नहीं होता था। देखिए अगर इसका वारिस है, ठीक है, मानकी का कोई वारिस है, ठीक है, मानकी का अगर कोई वारिस है तो वो भी वारिस बनने लायक है तभी इसको बहाल किया जाएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। वारिसों का ऐसा नहीं है कि इसका हक होगा। पिछले जैसे कि हमने शासन व्यवस्था में देखा कि अगर मानकी का बेटा पागल है तो भी मानकी बनेगा, ऐसा नहीं है। योग्य समझा जाएगा कि मानकी बनने के योग्य इसका वारिस है या नहीं है, तब इसको जाकर के नियुक्त किया जाएगा, नहीं तो बर्खास्त कर दिया जाएगा। फिर बाद में जो है वो नया मानकी चुना जाएगा। मानकी अपने पीड़ के प्रति उत्तरदायी होता था। पीड़ मैंने बता रखा आप लोगों को कि पीड़ किसको कहा जाता था? 15-20 गांवों को मिला करके जो क्षेत्र बनता था, जैसे 5-7 गांवों को मिला करके पंचायत बनता है, वैसे ही 15-20 गांवों को मिला करके, ठीक है, 15-20 गांवों को मिला करके क्या बनता था? पीड़ बनता था। तो पीड़ के प्रति ये उत्तरदायी होता था, ठीक है। मानकी जो है अपने क्षेत्र में किससे वसूल करता था? मुंडा से। मुंडा से ये कर की वसूली करता था। ये सारा कुछ तो मैंने अभी आप लोगों को बता ही दिया है ना। अब थोड़ा सा याद रखिएगा कि देखिए जो राजस्व ये वसूल करेगा, ठीक है, मानकी मान लिया कि मुंडा से राजस्व जो इसने वसूल किया तो मानकी को 10% का कमीशन मिलता था, ठीक है, उसमें 10% का मानकी का कमीशन होता था, ठीक है। और अभी जो सरकार है, आजकल की जो सरकार है, उसने इनको 1500 रुपए महीने तनख्वाह भी मतलब कि 1500 रुपए का इनको तनख्वाह भी अब मिल रहा है, ठीक है। इनको भुगतान भी मिलता है 1500 रुपए प्रति महीने के हिसाब से, ठीक है।
अब मानकी जो है वो नया बंदोबस्त करता था, या जो प्रतिभूमि होती थी उस पर ये बंदोबस्त करने का इसका अधिकार होता था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये जो मानकी होता था, मानकी की मंजूरी लेता था मुंडा। किस लिए मंजूरी लेता था मानकी का? मुंडा जो है, ठीक है, मंजूरी लेकर के माल गुजारी निश्चित करता था, मतलब कि कितना क्षेत्रों से कर लेना है, कितना टैक्स रेवेन्यू लेना है, माल गुजारी लेना है, ये मुंडा पूछेगा मानकी से कि हम अपने गांव में कितना कर लगाएं, माल गुजारी लगाएं, आप बताइए। तब जाकर के मानकी तय करेगा, मानकी देखेगा कि तुम्हारे गांव में उपज कितना हो रहा है, तुम्हारा गांव कितना समृद्ध है, उस हिसाब से मानकी मुंडा के गांव पर कर लगाएगा, तब उतना जो है वो देना होगा मानकी को। ठीक है, अब इसका आधा जो है वो मानकी ले लेता था और आधा मुंडा ले लेता था। जो ये मानकी लगाता था, मान लिया कि 20 केजी अनाज लगाया किसी से, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो 20 केजी अनाज में 10 केजी जो होगा वो किसका हो जाएगा? मुंडा का हो जाएगा, और 10 केजी जो होगा, ठीक है, 10 केजी जो होगा वो मानकी का होगा। अब ऐसा नहीं है कि ये जो धन ये लेते थे इससे ये विकास का कार्य करते थे, ये जो मुंडा होगा अपने गांव में विकास का कार्य करेगा, जबकि ये 10 केजी जो होगा इससे ये पीड़ का विकास करेगा मानकी। ठीक है, अब एक तरह से कहे तो मानकी जो है अपने क्षेत्र का पुलिस अधिकारी भी होता था। ठीक है, ये अपने क्षेत्र का पुलिस अधिकारी भी होता था, पुलिस अधिकारी। ठीक है, यह अपने क्षेत्र का मानकी पुलिस अधिकारी होता था। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस का जो कार्य होता था ये मानकी करता था। ठीक है, जरूरत पड़ा तो पुलिस का कार्य भी मानकी द्वारा ही संपन्न कराए जाते थे। अब जो है अपने इलाके में मान लिया कि कोई किसी ने अपराध किया है या कुछ ऐसा किया है, तो उसको गिरफ्तार कर थाना में यह सुपुर्द करता था, मतलब कि थाने में भेज देता था मानकी उसको अरेस्ट करता था और फिर उसको थाने में भेज देता था। ठीक है, तो ये सब इसके काम थे, मानकी के काम थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब मुंडा के अधिकार को देख लेते हैं कि भाई मुंडा को अब क्या अधिकार था, मुंडा का क्या अधिकार था अपने क्षेत्र में, अपने गांव में क्या हक था इसका। इसका भी वही था, मुंडा का ओहदा मारूसी है। ठीक है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया, ओहदा क्या है, मारूसी होता था। ठीक है, अब यह सीमित कितना क्षेत्र तक रहेगा, सिर्फ गांव तक। ठीक है, गांव के क्षेत्र तक ही इसका जो भी होगा वो ये हिसाब किताब जो है उतने ही तक बराबर रहेगा। अगर वही सेम इसमें भी होगा, जो हमने देखा यहां पर, ठीक है, जो हमने मानकी के संदर्भ में देखा कि मानकी का पुत्र अगर इसका वारिस मानकी बनने लायक है तो इसको मानकी बनाया जाएगा, और नहीं तो कोई नया चयन किया जाएगा। जस्ट वैसा ही मुंडा में भी था कि मुंडा का अगर कोई मतलब कि वारिस है उस लायक तो उसको मुंडा बनाया जाएगा, और नहीं तो नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, नई बहाली की जाएगी। ये ऐसी परंपरा नहीं थी कि इसके पुत्र को ही बनाना है। ठीक है, अब प्रति जमीन जो है, मतलब कि जो अनाबाद है, बिहार सरकार की जमीन पर सरकार के इजाजत के बिना कोई रैयत आबाद नहीं कर सकता था। ठीक है, यह चीज भी आपको याद रखना है। अब जो आप लोगों ने भी सुना होगा जिसको बोलते हैं गैर मजरूआ जमीन। ठीक है, तो उस जमीन पर बंदोबस्त करने का, ठीक है, गैर मजरूआ, ये जो जमीन होता था इस पर अगर बंदोबस्त करना है तो इस जमीन पर बंदोबस्त करने का हक जो था वो मुंडा के पास ही। ठीक है, इसे अधिकार था। ठीक है, अब जो है जो निर्वंश या फिरारी जमीन होते थे उसको ये मुंडा क्या करता था, जो निर्वंश जमीन होते थे या फिरारी जमीन होते थे उनको ये क्या करता था कि उपायुक्त को सूचना देता था,
जो उस क्षेत्र का उपायुक्त था उसको ये मुंडा सूचना देता था कि हमारे क्षेत्र में ऐसा जमीन है और इस जमीन का क्या करना है ये आप बताइए। ठीक है, अब अगर नया बंदोबस्त हुआ, मान लिया कि कोई जमीन है, ठीक है, मान लिया कि इतना कोई जमीन है, अब इस जमीन पे किसी का कब्जा नहीं था, मुंडा ने इस पर क्या किया, नया बंदोबस्त किया इस जमीन का। ठीक है, अब 6 से 7 साल तक, लगभग 6 से 7 वर्ष तक, 6 से 7 साल तक बिना माल गुजारी के ये जमीन रहता था। इस जमीन से कोई भी माल गुजारी नहीं दी जाएगी। ठीक है, कोई भी माल गुजारी ठीक है, माल गुजारी, यहां से कोई भी माल गुजारी नहीं दी जाएगी। 6-7 साल के बाद जो है वो यहां से इस क्षेत्र से जो भी अनाज अगर उत्पादन होता है तब जाकर के माल गुजारी दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, मानकी को दिया जाएगा। ठीक है, अब मुंडा और इसमें भी वही होता था, 50-50% होता था, 50-50, मतलब कि मानकी फिर 50% इसमें से लेगा और 50% मुंडा का इसमें हक होगा। आधा आधा जो है ये बांट लेते थे। अब राजस्व वसूली का जितना जो राजस्व वसूली, अगर ये क्षेत्र अलग था, ये जो जमीन था ये अलग जमीन था, मैंने बताया 6-7 साल से मतलब कि 6-7 साल के बाद जो है यहां से माल गुजारी मिलेगा। लेकिन परंपरागत रूप से जो नियमित रूप से जिस क्षेत्र पर माल गुजारी लिया जा रहा है, तो राजस्व वसूली का मुंडा 16% और मानकी 10%। मुंडा जो है वो कितना लेता था, 16% और मानकी जो है वो लेता था 10%। कितना हो गया, 26%। और 2% जो है वो तहसीलदार जो है वो 2% में रहता था बेचारा, 2% में तहसीलदार रहता था। तहसीलदार का 2% जो है, इन लोगों का इतना % कमीशन होता। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। और मुंडा भी अपने क्षेत्र का पुलिस अधिकारी होता था, गांव का अगर कहें तो गांव का पुलिस का कार्य जो भी करना होगा वो यही करेगा, मुंडा करेगा। कोई भी अपराध या चोर डकैत इन सबको अगर ये पकड़ता है तो ये थाने को भेज देगा। ठीक है, पकड़ करके और थाना भेज देगा किसी भी व्यक्ति को अगर उसने कुछ ऐसा किया है तो। ठीक है, मुंडा जो है अपने गांव में शांति व्यवस्था बहाल करता था, मतलब कि शांति सुखमय हमारा गांव रहे उसके लिए जो भी कार्य, जो भी कदम उठाने पड़ते थे ये करता था, मुंडा करता था। तो ये था आज का हमारा टॉपिक और यहां से आपके 2 मार्क्स बन गए। ठीक है, यहां से 2 मार्क्स आपके बन गए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए थोड़ा सा इसमें कठिन कुछ नहीं है, कठिन है थोड़ा सा शब्दों को याद रखना। ठीक है, कि उस शब्द का मतलब क्या है, और यहीं से तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। किसी शब्द का मतलब, जैसे तहसीलदार है, तहसीलदार का क्या काम था, मानकी है, मानकी का कितना रेवेन्यू होता था, मुंडा का कितना रेवेन्यू होता था। ठीक है, यही सब पूछा जाता है। मानकी का क्या कार्य था, मानकी जो पद था वो किसके लिए था। ठीक है, बस यही सब चीज पूछा जाएगा और ज्यादा कुछ नहीं। तो आज हमने जो है वो 2 मार्क्स और भी कंप्लीट कर लिया। एक क्वेश्चन यहां से आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और इसको शेयर जरूर कीजिएगा। डेली मैं बोल रहा हूं, ज्यादा दिन तक नहीं, 10-15 दिन तक वीडियो को शेयर कर दीजिए, बाकी सबको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। रेगुलर हो जाएंगे तो फिर शेयर नहीं कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। मैंने कहा है कि मैं आपको एग्जाम होने से पहले कंप्लीट करा दूंगा तो करा दूंगा। क्रैश कोर्स ही हमारा चल रहा है। और फीडबैक भी अपना जरूर दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में कि कैसा लग रहा है आप लोगों को क्लास हमारा। तो मिलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।